Hello everyone, we are going to start with another lecture of performance management और इस lecture में mainly हम target costing का first question करेंगे. So let's start with this question. अच्छा, शुरू में हम basically जो इसमें इस question को हम दो parts में divide कर सकते हैं. एक तो वो part है जो theoretical है और ये बड़ा common रहा है performance management में एक ज़माने तक कि एग्जामिनर कैलकुलेशन और थ्योरी को अलग अलग कर देता था. जैसे हमने जोला पब्लिशिंग में भी पीछे देखा था कि अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती तो वो एटलीस्ट थ्योरी अटेम्प्ट कर ले, किसी को थ्योरी नहीं आती तो वो एटलीस्ट कैलकुलेशन अटेम्प्ट कर ले. So this is basically a question of that era. Edward Company, let's start reading this question. Edward Company assembles and sell radios, many types of radios. It is considering, अच्छा ये हमेशा होता है, वो फर्स्ट लाइन में यूजुअली कंपनी का बिजनेस बताता है. So examiner said that the company is assembling and selling many type of radios. It is considering extending its product range to include digital radios. These radios produce a better sound quality than traditional radios and have a large number of potential additional features not possible with the previous technologies such as station scanning, more choice, one touch tuning, station identification, text and song identification, etc. कुछ extra features हम दे रहे हैं. Acha, a radio is produced by assembly workers assembling a variety of components. Production overheads are currently absorbed into the product cost using an assembling hour labor basis. The company is considering a target costing approach for its new digital product radio. अब उसने requirement में क्या कहा? उसने कहा briefly describe the target costing process that the company should undertake. 3 marks, right? फिर उसने कहा अच्छा इसमें 3 नंबर टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, आप यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप पिछली वीडियो को थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो हमने टारगेट कॉस्टिंग के कुछ स्टेप्स पढ़े थे. हमने कहा था कि जी सबसे पहले हम सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं, फिर हम एक सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस पे हम एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी अमाउंट प्रोडक्ट की हम सेल कर सकते हैं, फिर हम टारगेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. लेट मी ट्राई टू ओपन दैट स्लाइड. हाँ, ये हमने देखा था, हमने कहा था कि जी हमें सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और एक ऐसी सेलिंग प्राइस जो कि मार्केट फोर्सेस को कंसिडर करेगी. फिर उसके बाद हम कस्टमर स्पेसिफिकेशन और मार्केट फोर्सेस को कंसिडर करके हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं. फिर हम उस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करने के बाद टारगेटेड कॉस्ट निकालते हैं. फिर हम उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट R&D डिपार्टमेंट निकालता है. फिर हम उसको कॉस्ट गैप कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए ट्राई करते हैं. तो यही चीज़ यहाँ पे भी है. यहाँ पे उसने पूछा कि जी आप मुझे बता दें कि इस टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या है. तो ये 3 नंबर का मेरे ख्याल में, अगर क्योंकि उसने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन का बोला है, ब्रीफली डिस्क्राइब का मतलब बहुत माइंड मतलब समराइज वे में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने बताना है. तो ये चीज़ बेसिकली आपने सिर्फ स्टेप्स इसके आइडेंटिफाई कर देने. फिर उसने कहा एक्सप्लेन द बेनिफिट्स का मतलब एडवांटेजेस की बात हो रही है of Edward Company of adopting target costing approach at such an early stage in the product development process. अभी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर हैं एंड वी आर फॉलोइंग टारगेट कॉस्टिंग. तो वो कह रहे हैं कि यार इसका फायदा क्या होगा. देखिए, हमने इसके बेनिफिट्स भी लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और हमने कहा था कि देखिए प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो ये थी कि जी मार्केट फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं अगर हम नॉर्मल कॉस्टिंग करते हैं तो, और हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं होता कि हम किसी भी तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करें. तो टारगेट कॉस्टिंग इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है. वो कहते हैं देखिए जी आप जो भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे दैट हैज़ टू कंसिडर द मार्केट फैक्टर्स को ध्यान में रख के कैलकुलेट करनी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो वो कंपेरेबल होगी, वो कॉम्पिटिटर की जो सेलिंग प्राइस मार्केट में उस वक्त उन्होंने लॉन्च की है उसके लिहाज से एक कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस होगी हमारी. नंबर वन. नंबर टू, पहले मोटिवेशन नहीं था कोई के मैनेजर्स के पास कि भाई हम सेलिंग प्राइस रिड्यूस करें. अब हमने उनको एक चैलेंज सेलिंग प्राइस दे दी है, कॉस्ट दे दी है कि जी आपने एक टारगेटेड कॉस्ट है, इस विद इन दिस कॉस्ट आपने अपनी प्रोडक्ट को बनाना है. सो दैट इज अ चैलेंज फॉर देम. एंड वो अगर हम उसको चैलेंज के तौर पे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है दे कैन थिंक आउटसाइड दी बॉक्स और वो उस तरीके से कर सकते हैं. और अगर वो ये कहते हैं तो दो बातें हैं. अच्छा, तीसरी बात ये कि अगर वो ये कहते हैं कि हम सच एन अर्ली स्टेज पे अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा है. देखिए इसका फ़ायदा बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि अगर हम बहुत अर्ली फेज पे ये काम करते हैं तो उससे होगा क्या कि आपकी जो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इनिशियल फेज से सेव होनी शुरू हो जाएगी.
मतलब ऐसा नहीं होगा कि जी हमने 2 लाख यूनिट्स बना लिए और अब हम ये सोच रहे हैं कि यार ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, चलें कॉस्ट कटिंग करते हैं और हमने ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन हमने निकाल लिया। तो ये चीज़ आपकी इनिशियल फेज से हो जाएगी, सेविंग्स आपकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगी। तो 2 से 3 पॉइंट मैक्सिमम इसके लिए। अच्छा, फिर उसने कहा एज्यूमिंग अ कॉस्ट गैप वाज आइडेंटिफाइड। अभी उसने क्वेश्चन नहीं कराया, उसने कहा कि भाई आप एज्यूम करके चलें कि कॉस्ट गैप आ गया है। आउटलाइन पॉसिबल स्टेप्स द कंपनी को टेक टू रिड्यूस दिस गैप। इसके ऊपर तो अभी हम बाद में बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर पार्ट सी में भी आ जाएंगे। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट कर, इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू आर सपोज टू डू, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द रेडियो। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है एंड आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट गैप दैट मे एग्जिस्ट, 13 मार्क्स। अच्छा, इनिशियली जब F5 के इस टाइप के क्वेश्चन आते थे तो वो यूजुअली आते थे 25 मार्क्स के। 25 मार्क्स का मतलब ये है कि वो 4 क्वेश्चन आया करते थे और उन 4 क्वेश्चंस को आपको परफॉर्म करना होता था। 25 मार्क्स पर क्वेश्चन हुआ करता था। तो ये इसी उसी ज़माने का 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 13 मार्क्स की इसकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट्स गिवन हियर। A selling price of $44 has been set in order to compete with a similar radio on the market that has comparable features to the advert company's intended product। यानी जिस प्रोडक्ट का जिक्र उसने ऊपर यहाँ पे किया था कि जी उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसने कहा अगर ऐसी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में जो प्राइसेस चल रही हैं तो उसके लिहाज से 44 की सेलिंग प्राइस मुझे लगता है कि मेरे लिए मुनासिब है। The board have agreed that acceptable profit margin after allowing for all production costs should be 20%। Profit margin का मतलब है कि it's dependent upon cost, sorry selling price। तो इसका मतलब अगर selling price, अगर आपकी targeted selling price $44 है, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 20%। ठीक है, तो अगर हम 44 का 20% निकालते हैं तो ये बनता है 8.8। तो इसका मतलब जो आपकी टारगेटेड कॉस्ट है वो हो जाएगी 44 माइनस 8.8, दैट मेक्स 35.2। ये बेसिकली आपकी टारगेटेड कॉस्ट है, आपको 35.2 से कम पे बनाना है। ठीक है, अच्छा चलें जी आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द न्यू रेडियोज एज फॉलोज। सबसे पहले उसने कंपोनेंट 1 की कॉस्ट दी, कंपोनेंट 1 विच इज द सर्किट बोर्ड। इट सेज दीज आर बॉट इन एंड कॉस्ट $4.1 each। They are bought in the batches of 4,000 and additional delivery cost of 2,500 per batch। ठीक है, तो उसने ये सिंपल से उसने डिस्कशन दे दिया कि भाई 4.1 का हम उसको बाई कर रहे हैं और $2,400 पर बैच कॉस्ट है और $2,400 में हम 4,000 यूनिट्स खरीद रहे हैं। Component 2, which is wiring, in an ideal situation 25 centimeter of wiring is needed for each completed radio. However, there is some waste involved in the process as wiring is occasionally cut to the wrong length or is damaged in the assembling process. The company estimates that 2% of the purchased wire is lost in the assembling process. Wire cost is 0.5 per meter to buy। ठीक है, ये दूसरे मटेरियल की भी कॉस्ट दे दी। तीसरा मटेरियल उसने अदर मटेरियल की कॉस्ट सिंपली 8.1 दे दी। Assembling labor, these are skilled people who are difficult to recruit and retain. The company has more staff of this type than needed, but it's prepared to carry this extra cost in return for the security it gives to the business. It takes 30 minutes to assemble a radio, and assembly workers are paid at $12.6 an hour. It is estimated that 10% of hours paid to assembly workers are for the idle time। अच्छा, असेंबलिंग वर्कर की भी उसने बात कर दी कि देखें जी 30 मिनट्स लग रहे हैं लेकिन उस 30 मिनट्स में 10% जो है वो आपका आइडल टाइम है। अब आइडल टाइम को कैसे डील करना है उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। वेज रेट उसने 12.6 बता दिया। ओवरहेड्स की उसने डिटेल दे दी कि जी फर्स्ट मंथ में जो ओवरहेड्स थे वो 620,000 थे, सेकेंड मंथ में 7 लाख थे और उसने असेंबलिंग आवर्स दे दिया। फिर उसने कहा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन असेंबलिंग आवर बेसिस based on normal activity levels in a typical year। 240,000 labor hours will be worked by the Edward company। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसकी
उसने चूंकि कहा एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है, तो पहले तो हम इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें जो भी खर्चा हो रहा है हमें सिर्फ वो ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड कॉस्ट, और उसमें सबसे पहले हम चलते हैं कंपोनेंट 1 पे। ठीक है, इसकी चाहें तो आप हेडिंग डाल दें। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट 1 क्या है? कंपोनेंट 1 जो है, ये उसने कहा $4.1 की इसकी कॉस्ट है, और इसमें 4000 यूनिट्स हम बाई कर रहे हैं, 2400 पर बैच है। तो 4.1 तो इसकी कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, डिलीवरी कॉस्ट को हम कैसे ऐड करेंगे? $2400 की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 4.1, 4.7। ठीक है, ये हो गई कंपोनेंट 1 कॉस्ट। अच्छा, कंपोनेंट 2 कॉस्ट कितनी होगी? कंपोनेंट 2 उसने कहा कि जी ये वायरिंग है। इन एन आइडियल सिचुएशन 25 सेंटीमीटर ऑफ वायरिंग इज नीडेड for each completed radio. However, there is some waste involved in the process as wire is occasionally cut to the wrong length or is damaged in the assembling process. The company estimates that 2% of the purchased wire is lost in the assembling process. अच्छा, अब मसला ये है कि 25 सेंटीमीटर की आपको वायर चाहिए, और उस वायर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी तकरीबन 2% वायर जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी प्रोडक्शन प्रोसेस में। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? यहाँ पे यूजुअली बच्चे ये करते हैं कि 25 सेंटीमीटर का वो निकाल लेते हैं 102%। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये कोई एक या दो बच्चे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये नॉर्मली अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो शायद 48 यही कर रहे होंगे। 48 भी मैं कम बोल रही हूँ। तो ये वाली कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। देखिए, इसकी और ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी मैं पहले इक्वेशन में इसकी लॉजिक बता दूं कि अभी करना क्या है। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं प्रोसेस में कितना इनपुट करूं। इनपुट इज ऑलवेज 100%। 2% ज़ाया हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे मेरे प्रोडक्ट में कितना यूज़ हो रहा है? मेरे प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है 98%। और जो वायर मेरे प्रोडक्ट में फाइनल मुझे चाहिए वो कितना सेंटीमीटर्स है? 25 सेंटीमीटर्स है। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि मैं अपने रेडियो में कितना वायर डालूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितनी भी वायर मैं इनपुट करूंगी उसका 2% ज़ाया होके 98% मुझे मिलेगा। तो अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि 100, मुझे नहीं पता मैं कितना इनपुट करूं, एक्स इनपुट ले लेते हैं, अननोन है। जितना भी मैं इनपुट करूंगी उसका 98% मुझे मिलेगा, एंड दैट 98% शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 25 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 98, 25.51। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर ले। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 25 सेंटीमीटर इटसेल्फ कितना परसेंट है? 98%। तो 25 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं आप, तो भी आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। बहरहाल, मुझे इतना सेंटीमीटर वायर चाहिए हर एक रेडियो में। अगर मैं इतना सेंटीमीटर लूँ तो 2% ज़ाया होकर मुझे 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेक इट, तो 25.51 का अगर मैं 98% लूँ तो इट्स 24.998 इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा मसला है यहाँ पे, वो ये कि जो वायर की कॉस्ट उसने दी हुई है वो दी हुई है मीटर में। वायर की कॉस्ट जो है वो कितनी है? $0.5 पर मीटर। तो फिर एक काम करते हैं, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25.51 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी दिस इज, so 25.51 divided by 100, that will be equals to what? That is 25.51 divided by 100 is 0.2551। ठीक है।
सो 0.2551 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पर मीटर कॉस्ट है, सो मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 0.127। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अदर मटेरियल पे। अदर मटेरियल की जो कॉस्ट है दैट इज सिंपली 8.1, तो विल राइट 8.1 हियर। ठीक है। अच्छा, व्हाट एल्स, देन उसने कहा कि असेंबलिंग लेबर है। असेंबलिंग लेबर दीज आर स्किल्ड पीपल हु आर डिफिकल्ट टू रिक्रूट। उसने कहा 30 मिनट्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने में, और वी आर एक्सपेक्टिंग 10% आइडल टाइम। तो असेंबलिंग लेबर की क्या कॉस्ट होगी? देखिए, आइडल टाइम हो चाहे वेस्टेज हो, किसी भी तरीके का वेस्टेज हो, उसका जो ट्रीटमेंट है वो इसी तरीके से होगा जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो 30 मिनट्स जो है वो आपका टाइम है। ठीक है। 30 मिनट्स में जो ज़ाया हो रहे हैं आपके, वो कितना परसेंट है? 10% ये। ठीक है। तो मुझे नहीं पता मैं कितना इनपुट करूं, लेकिन जितना भी आप इनपुट कर रही हैं, 100% आप इनपुट कर रही हैं, उसका 10% तो ज़ाया हो रहा है, 10% आइडल है। तो बाकी प्रोडक्टिव काम कितना हो रहा है? 90%। ठीक है। और जो मुझे आउटपुट में काम करवाना है वो 30 मिनट्स करवाना है, यानी 30 मिनट काम होगा तो मेरी प्रोडक्ट बन जाएगी, लेकिन 30 मिनट इटसेल्फ कितना परसेंट है? 90%। तो मुझे नहीं पता मैं लेबर को कितने घंटे अलाउ करूं, कितने मिनट्स अलाउ करूं कि वो 10% ज़ाया करने के बाद 30 मिनट काम करे। तो हमको इसको भी इसी एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं कि मुझे नहीं पता कितने आवर्स अलाउ होने चाहिए, लेकिन आवर्स का जो 90% है दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट शुड बी इक्वल्स टू 0.5 नहीं, चले 30 मिनट्स ले लें अभी तो फिलहाल। सो x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। ये बन रहा है 33.33 आवर्स। ठीक है। अच्छा, 33.33 आवर्स, लेकिन मसला ये है कि जो वेज रेट है वो तो उसने, वेज रेट हमेशा आवर्स में गिवन होती है, इट्स 12.6 पर आवर, राइट। सो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। सो 33.33 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 60 इज 0.555, 0.555 आवर्स। ठीक है। सो असेंबलिंग लेबर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 0.555 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट इज 12.6, तो वेज रेट हो जाएगा 12.6। सो मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, नहीं, वेज रेट कितना था? 12.6, सॉरी। सेवन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने दिए हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे उसने ये अक्सर होता है, हाई लो मेथड बगैर बताए आ जाता है। उसने आपको फर्स्ट मंथ के टोटल ओवरहेड्स दे दिए और सेकंड मंथ के टोटल ओवरहेड्स दे दिए। अब बच्चे कहते हैं कि मैम प्रोडक्शन आवर्स के चेंज होने से ओवरहेड्स चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये तो वेरिएबल है, F2 में पढ़ा होता है, भूल जाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट की एक बड़ी सिंपल सी पहचान है, वो ये कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। तो अगर आप 620 को डिवाइड करो 19,000 से, तो 620 डिवाइडेड बाय 19,000 ये बनता है 32.63। ठीक है, ये बनता है 32.63। और 7 लाख को अगर आप 23 से डिवाइड करो तो ये बनता है 30.43। तो इसका मतलब ये है सर कि आपके आपके नंबर ऑफ असेंबलिंग आवर्स के बढ़ने से ओवरहेड्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पर यूनिट ये सेम नहीं है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपको याद होगा पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे सर ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है और फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट इसलिए नहीं, फिक्स कॉस्ट होती तो दोनों एक्टिविटी लेवल पे सेम होती। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइलो मेथड। हाइलो मेथड के लिए हम हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल लेंगे, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लेंगे। हाईएस्ट में 23,000 यूनिट्स थे, 23,000 आवर्स हैं, और लोएस्ट में 19,000 आवर्स हैं।
ठीक है। हाईएस्ट के जो ओवरहेड्स हैं वो 7 लाख है, लोएस्ट की यूनिट्स ओवरहेड्स हैं 620,000, तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 700 माइनस 620 इज 80,000। ठीक है, सो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हो जाएगा 80,000 divided by 4,000, that will be equals to around $20। ठीक है, अब हम फिक्स कॉस्ट निकालने देंगे। फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम कोई सी भी ले लें, हाईएस्ट की ले लें, तो 7 लाख के टोटल ओवरहेड्स हैं। फिक्स कॉस्ट के बारे में मुझे पता नहीं, वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है कि इट्स 20 पर लेबर आवर मल्टीप्लाई बाय 23,000। ठीक है, so 20 multiplied by 23,000, it's 460 minus 700,000। ये तकरीबन फिक्स कॉस्ट बनेगी 2,40,000 की। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में, अच्छा ये जो फिक्स कॉस्ट है 240,000 की, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट हम इस प्रोडक्ट को नहीं देंगे, क्योंकि उसने कहा था कि जी फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन असेंबलिंग बेसिस। सिर्फ यही प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है ना कंपनी, और भी प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, जनरल फिक्स कॉस्ट है। तो अगर फिक्स कॉस्ट आपने इस प्रोडक्ट में इंक्लूड करनी है तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए होगा। ठीक है, उसने कहा था कि जी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन मंथ ऑन असेंबलिंग बेसिस बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल इन अ टिपिकल ईयर 2,40,000 असेंबलिंग आवर्स विल बी वर्क, राइट। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला हमने देखा था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, एक्टिविटी लेवल यहाँ पे लेबर आवर्स है, असेंबलिंग आवर्स है। लेकिन अच्छा, इसमें एक छोटा सा मसला है, वो ये, अच्छा ये मिस्टेक बहुत दफ़ा बच्चे करते हैं, और मेरे ख्याल में सिर्फ इससे पहले भी एक आध क्वेश्चन आया है जिसमें उसने इस किस्म के इश्यूज डिस्कस किए हैं। देखिए, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली है ना 2,40,000 की, ये कौन से डेटा से निकाली है ये देखें। ये हमने निकाली है मंथली डेटा से। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ के ओवरहेड है, ये सेकेंड मंथ के ओवरहेड है। तो जब मंथली डेटा से फिक्स कॉस्ट निकाल रही हैं आप, तो जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो भी मंथली होगी, पूरे साल की तो होगी नहीं। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि फिक्स कॉस्ट जो है ये तो मंथली है, ये मंथ फर्स्ट मंथ से हमने निकाला था, तो ये मंथली डेटा है, एक महीने की फिक्स कॉस्ट है। लेकिन ये जो 240,000 आवर्स है ना, ये वाले, ये 240,000 असेंबलिंग आवर्स जो हैं ये पूरे साल के हैं इन अ टिपिकल ईयर। तो बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 240,000 को 240 से डिवाइड कर देते हैं। हालांकि ये जो ओवरहेड्स हैं 240,000, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे 12 से, तो ये पूरे साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे साल के ओवरहेड्स आ जाएंगे, और फिर ये डिवाइड होंगे 2,40,000 से। ठीक है, तो जो रेट आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो आ जाएगा $12 पर आवर। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड इस हिसाब से एब्जॉर्ब होंगे। तो अनलेस एंड अनटिल के क्वेश्चन में कहीं पे वो ये स्पेसिफाई ना कर दे कि ये फिक्स्ड ओवरहेड इसी प्रोडक्ट को बिलोंग कर रही हैं, तब तक हम हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कभी भी हम फिक्स्ड ओवरहेड पूरे के पूरे किसी भी एक प्रोडक्ट को नहीं देते, वरना बाकी प्रोडक्ट्स को आप क्या देंगे। अच्छा, अब जरा ये बात करते हैं कि जी इस प्रोडक्ट में हम कितने ओवरहेड लेके जाएंगे। देखिए, लेबर आवर्स कितने हैं, अब यहाँ पे एक और मसला है। देखिए, पहले तो हम एब्जॉर्ब करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, और फिर हम एब्जॉर्ब करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट हमने निकाला था $20 एन आवर, और फिक्स्ड ओवरहेड का रेट हमने निकाला था 12 पर आवर, 12 पर लेबर आवर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, वैसे तो लेबर आवर्स मेरे पास हैं, लेबर आवर्स कितने हैं, 0.555, ये मेरे पास लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किए हुए हैं।
लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये पता नहीं अब आप लोगों की ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है या आप लोगों को पहले से पता है, जब कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड्स हम एब्जॉर्ब करते हैं ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा एक्टिव आवर्स पे एब्जॉर्ब होते हैं, नॉन एक्टिव या आइडल टाइम पे ओवरहेड्स कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि देखिए लेबर 0.555 हम लेबर आवर्स उसको अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम इतने घंटे नहीं कर रहा। काम तो वो सिर्फ आधे घंटे का काम है उसका। तो जब आधे घंटे का काम है, 30 मिनट्स का काम है, जब 30 मिनट्स प्रोडक्शन हो रही है, तो जब प्रोडक्शन हो रही है तभी ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते हैं। हम ये यहाँ पे मान के चलते हैं कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रही तो प्रोडक्शन रिलेटेड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी इनकर नहीं होंगे, वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। सो वेरिएबल ओवरहेड्स भी सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स पे लगेंगे विच इज 0.5। यहाँ पे टोटल आवर्स मत लीजिएगा, ये मिस्टेक है, ये बच्चे अक्सर कर जाते हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड भी 0.5 आवर्स पे एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 10, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 10 और 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 6। तो ये जो आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.7 प्लस 0.127 प्लस 8.1 प्लस 7 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 35.93। ठीक है, ये तो हो गई एक्सपेक्टेड कॉस्ट। फिर उसने कहा था आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट गैप दैट माइट एग्जिस्ट। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट को हम कंपेयर किससे करते हैं? हम इसको कंपेयर करते हैं टारगेटेड कॉस्ट से। अच्छा, आपको याद होगा टारगेटेड कॉस्ट बिल्कुल शुरू में हमने इत्तेफाक की बात है क्वेश्चन पढ़ते वक्त निकाल ली थी, 35.2। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.7 का। अब ये बात एक जरा सोच के बताएं कि 0.727, हाँ सही है। अब सोच के बताएं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या कॉस्ट गैप एग्जिस्ट कर रही है या कॉस्ट गैप एग्जिस्ट नहीं कर रही, सोच के बोलिएगा। देखिए मुझे $35.2 में अपनी प्रोडक्ट को बना लेना है, ये मेरे पास मैक्सिमम कॉस्ट है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कॉस्ट जो अभी मुझे नज़र आ रही है वो कितनी आ रही है? 35.9। हमें ऐसा लग रहा है कि जी R&D कह रहे 35.9 से कम कम नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि मेरी जो बनाने की कॉस्ट है वो मेरी टारगेटेड कॉस्ट से ज़्यादा है। तो ये क्या चीज़ है? ये कहलाएगी आपका कॉस्ट गैप। एंड वी विल से दैट यस कॉस्ट गैप एग्जिस्ट, राइट। अच्छा, अब आते हैं जरा इसके पार्ट नंबर सी पे। आप यहाँ पे पॉज करके सारी चीजों को जरा एक दफा रिकॉल कर लें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर सी पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था। देखिए पार्ट सी में हम क्या कर सकते हैं? पार्ट सी में उसने कहा था कि एज्यूमिंग दैट अ कॉस्ट गैप हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस आउटलाइन पॉसिबल स्टेप दैट द कंपनी कुड टेक टू रिड्यूस दिस गैप। अब देखिए गैप को रिड्यूस करने का एक तरीका, तो जो आसान तरीन तरीका है वो ये है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कम कर दिया जाए, क्योंकि टारगेटेड कॉस्ट को तो हम छेड़ते नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट वन की। कंपोनेंट वन में देखिए क्या है। कंपोनेंट वन में उसने कहा कि $4.1 का मटेरियल हम खरीद रहे हैं। तो पहले तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि जी जो मटेरियल हम मार्केट से $4.1 का परचेज कर रहे हैं, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल जो इसी चीज़ तकरीबन ऐसे ही हो लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम इसको 4,000 यूनिट्स बाई कर रहे हैं, $2,400 की कॉस्ट आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक बैच में ज़्यादा यूनिट्स खरीद लें। ज़्यादा यूनिट्स खरीदेंगे तो आपकी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो मज़ीद कम हो जाएगी, लेकिन इसमें यूजुअली बच्चे एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं मैम होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो होल्डिंग कॉस्ट को भी फ़िलहाल हम जाने देते हैं, हम इस चीज़ को भी रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ करूँ, अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ करूँ पर बैच, तो उससे भी मेरी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात में उसने ये कहा कि 2% 2% वायर जो है वो ज़ाया हो जाती है उसमें क्या कहते हैं प्रोसेस में।
तो वी कैन ट्राई टू ट्रेन दी वर्कर, हम लेबर को थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह दे के कोशिश कर सकते हैं कि भाई जो भी इसका रूट कॉज है, कि क्योंकि उसने कहा था कि कुछ 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 वायर ज़ाया हो जाती है, तो अगर वायर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वायर अच्छी क्वालिटी का अगर हम ले लें, जाहिर सी बात है उसे कॉस्ट बढ़ेगी, वी नीड टू फिगर आउट कि क्या बेस्ट वे है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम लेबर को थोड़ा सा ट्रेन कर दें, तो वो ये जो वायर गलत लेंथ से आप काट रहे हैं जो कि असल कॉज है इसका, तो वो भी हम कम कर सकते हैं। तो ये 2% के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि भाई किसी तरीके से ये जो 2% कॉस्ट है इसको हम रिड्यूस करें। ठीक है, या तो रिड्यूस करें या वेस्ट या इसको एलिमिनेट कर दें। तीसरी चीज, अदर मटेरियल में भी हम यही कमेंट कर सकते हैं कि जी सब्स्टिट्यूट मटेरियल हम ले सकते हैं। अच्छा, असेंबलिंग वर्कर में तकरीबन 10% टाइम आपका ज़ाया हो रहा है, इस 10% टाइम जो हमारा आइडल है हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक, दो, तीन और चार, चार मसले तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, लर्निंग कर्व अगर नहीं है, यहाँ लर्निंग कर्व को हम चेक कर सकते हैं कि लर्निंग कर्व है या नहीं है, बिकॉज अगर लर्निंग कर्व है तो आपका काम, आपका टाइम, आपकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो मजीद कम हो जाएगी, बिकॉज 30 मिनट तो पहले यूनिट को बनाने में लगेंगे, और चूंकि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ओवरऑल टाइम है वो कम होता चला जाएगा। और अगर आपके आवर्स कम होते हैं तो उससे आपके ओवरहेड्स भी कम एब्जॉर्ब होंगे। तो उसने कहा था कि जी ब्रीफली आइडेंटिफाई सम स्टेप्स। तो चूंकि 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है तो हम रफली मान के चलते हैं कि जी 5 स्टेप्स में का मतलब है हम पांच जो है वो हम वो देंगे, क्या कहते हैं, एडवाइस करेंगे 5 चीज़ों के ऊपर कि 5 एक्शंस हम क्या क्या ले सकते हैं टू रिड्यूस दिस कॉस्ट गैप, राइट। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था टारगेट कॉस्टिंग का। मेरे हिसाब से बड़ा रीजनेबल क्वेश्चन है समझने के लिए कि टारगेट कॉस्टिंग को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, चलें जी, बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।